नमस्कार। आज 30 मार्च शनिवार का दिन है। हिंदी के पटना से छपे प्रमुख अखबारों की जो अहम खबरें हैं उनमें सबसे ऊपर है इंडिया या महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, उसका ऐलान हो चुका। और दूसरी जो अहम खबर है वो है कांग्रेस को इनकम टैक्स का नोटिस जारी हुआ है और उस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस भी हुई है। सक्षमता परीक्षा में 93% के पास होने की खबर को भी प्रमुखता दी गई है। जम्मू में खाई में एक कार के गिरने से बगहा के 8 मजदूरों की मौत की खबर भी अहम है। और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में यूएन ने बयान जारी किया है। तो आइए देखते हैं कि आज के प्रमुख अखबारों की सबसे अहम सुर्खी क्या है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इंडिया गठबंधन ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया। जागरण की सुर्खी है, राजद 26 व कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। प्रभात खबर की हेडलाइन है, सबसे अधिक राजद के खाते में 26 सीटें, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 पर लड़ेंगे। जबकि भास्कर ने सुर्खी लगाई है, राजद की शर्तों पर ही सीटें बटी, फेज वाइज घोषित होंगे प्रत्याशी। इसमें अहम बात यह है कि जो पहले से तय माना जा रहा था कि आरजेडी 26 पर, कांग्रेस 9 पर, भाकपा माले 3 पर, सीपीएम 1 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वो तो उसी तरह है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और पिछले चुनाव की जहां तक बात है, यानी 2019 की, तब आरजेडी ने 20 सीटों पर चुनाव उसको मिला था। हालांकि उसने 19 सीट पर लड़ा था चुनाव और 1 सीट भाकपा माले को मिला था उसके खाते का। कांग्रेस ने 9 सीटों कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। और तब जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी का, वो यूपीए के साथ था और उसे 3 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएसपी भी उस वक्त यूपीए में था और उसको जो है 5 सीटें मिली थी, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। इस बार वीआईपी के बारे में भी कुछ तय नहीं है कि वो उनको इधर महागठबंधन से सीटें मिलेंगी कि नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि अगर उन्हें 2 सीटें मिली तो वो आरजेडी या कांग्रेस के हिस्से से जाएगी उन्हें। पशुपति कुमार पारस का कुछ पता नहीं है चला अब तक कि उनका क्या होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन सीट पर कौन लड़ने वाला है महागठबंधन की ओर से। तो राजद को जो 26 सीटें मिली हैं वो इस तरह से हैं, गया, नवादा, जहानाबाद, मुंगेर, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर। अब इसमें पूर्णिया की सीट के बारे में आपको पहले से पता है कि इस पर जिच है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे और उन्होंने कल भी ये घोषणा की 4 अप्रैल को जो है वो कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। जबकि इसके बारे में तेजस्वी यादव का कहना है कि पार्टी से गठबंधन हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं, और इसका मतलब यह है कि बीमा भारती ही वहां से उम्मीदवार होंगी। आइए देखते हैं कि कांग्रेस को कौन 9 सीटें मिली हैं। इसमें शामिल हैं किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। भाकपा माले को आरा, काराकाट व नालंदा की सीट मिली है। माकपा को यानी सीपीएम को खगड़िया और सीपीआई को बेगूसराय की सीट मिली है। तो ये थी महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है उसकी अहम खबर। अब आते हैं कांग्रेस को जो इनकम टैक्स का नोटिस मिला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 1823 करोड़ रुपया देने की बात कही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को। अब कांग्रेस ने इसे टैक्स आतंक बताया है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र का चीरहरण कहा, जबकि भारत भाजपा का कहना है कि जो नियम है उसके अनुसार कांग्रेस को देना चाहिए टैक्स। और कांग्रेस का इसके बारे में कहना है कि इस तरह की कोई नोटिस भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं मिलती। अब सक्षमता परीक्षा की चर्चा करते हैं। आपको पता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं
उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 1,48,845 शिक्षकों ने ये परीक्षा दी थी। इसमें कोई 9,835 फेल हो गए। इस तरह 93% शिक्षकों ने ये परीक्षा पास कर ली है। ये रिजल्ट जो है पहली से 5वीं क्लास तक का है। अब चर्चा करते हैं बगहा में जो बगहा के लोगों के साथ जो दर्दनाक हादसा जम्मू कश्मीर में पेश आया उसके बारे में। ये गुरुवार देर रात की घटना है। इसमें बगहा के 8 मजदूर थे, 2 अन्य लोग दूसरी जगहों के थे। कुल मिला के 10 लोगों की मौत हुई। ये वहाँ बालू निकालने का काम कर रहे थे और होली के बाद जा रहे थे अपने काम पर। ये जो बगहा के लोग जिनकी मौत हुई है उनके बारे में बताया गया कि वे आपस में रिश्तेदार थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना हुआ है। पहले जर्मनी और बाद में अमेरिका ने इस बारे में सवाल खड़े किए थे। अब यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके प्रवक्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो यूएन चाहता है कि हर नागरिक का जहाँ चुनाव हो रहे हैं राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए। तो इस तरह से भारत सरकार एक तरफ से ये कह रही है कि ये आंतरिक मामला है और इसे जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसके तहत इसका फैसला होगा, जबकि बाहर में या विदेशों में इस पर चर्चा जारी है। अब आते हैं अन्य खबरों के बारे में जानकारी। ये तो प्रमुख खबरें थी। इसमें सबसे चर्चित खबर है, आप पता है आपको कि राजनीति में परिवारवाद की बात बहुत होती है और राजनीति में नए रिश्ते भी बनते हैं। अशोक चौधरी हैं, आप उनको जानते हैं, वो मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं और उनकी बेटी और आचार्य कुणाल किशोर की बहू शांभवी नाम है उनका। इनको समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसी खबर कई अखबारों में छपी है। और एक और खबर महत्वपूर्ण है इस बारे में चिराग पासवान की पार्टी से संबंधित कि खगड़िया से भागलपुर के राजेश वर्मा को वहां टिकट दिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा भी होगी, लेकिन अभी ये अखबारों की चर्चा है। एक साइबर अपराध के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भास्कर अखबार की ये खबर है। साइबर अपराधी जो है तरह तरह के धोखे वाले कॉल करके लोगों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। अब एक नया तरीका है जो सावधान करने वाला भी है। मसौड़ी के एक व्यक्ति ने अपने बेटे के बारे में एक पोस्टर चिपकाया जिस पर उसके लापता होने की बात थी और उसके साथ फोटो और उनका फ़ोन नंबर था। साइबर अपराधियों ने क्या किया कि उस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कहा कि उनका बेटा उनके कब्ज़े में है। ज़ाहिर है ये बात झूठी ही है और अगर सकुशल वापसी चाहिए तो इतने लाख रुपए दे दें। ये उनको फ़ोन कॉल किया। पहले तो ये शिकायत रहती थी कि फ़ोन कॉल कहीं से ले लिया गया, ये डेटा ब्रीच है, लोगों का डेटा जो है लीक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो डेटा खुद ब खुद लीक किया गया और ये उस उम्मीद में किया गया कि उनके बेटे को खोजने में मदद मिलेगी। लेकिन इसका जो दुरुपयोग है वो किस तरह हुआ वो आप देख रहे हैं। और ये भी कहा साइबर अपराधियों ने कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनके बेटे का एक हाथ काट कर उसका फ़ोटो भेज दिया जाएगा। अखबार का कहना है कि इस तरह से नंबर जाहिर करने से बचना चाहिए और फ़ोटो नहीं चिपकाना चाहिए। हालांकि ये एक अजीब बात है कि अगर किसी का बेटा या बेटी इस तरह से लापता हो तो उसकी गुमशुदगी की खबर जो पहले दी जाती थी वो अब कैसे दी जाए। अब कोर्ट के 2 ध्यान देने वाले मामले के साथ हम आज के अंक का समापन करेंगे। एक पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है कि अगर किसी ने पत्नी को भूत पिशाच कहा तो ये प्रताड़ना में नहीं आएगा, जबकि इससे पहले निचली अदालत ने इसे प्रताड़ना मारते हुए 498 ए के तहत जो अभियुक्त थे उनको दोषी करार दिया था दहेज प्रताड़ना के मामले में। यानी भूत पिशाच कहने से ही किसी की प्रताड़ना हो जाती हो, ऐसा नहीं है। एक और अफसोसनाक जो बात है कोर्ट से आई है, मालूम जानकारी जिसकी मिली है, वो है एक दादा दादी की अर्जी के बारे में। ये गुजरात हाई कोर्ट का मामला है। एक दादी जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे और उनकी तलाकशुदा बहू जो है उनके पोते को अपने साथ नहीं रखना चाहते। यानी उनके बेटे और बेटी के बहू से जो बच्चा पैदा हुआ उसकी शुरुआती देखभाल तो दादा दादी ने की, लेकिन अब वो चाहते थे कि इसकी कस्टडी जो है माँ या बाप कोई एक ले ले। लेकिन दोनों में से कोई तैयार नहीं हुआ। दोनों जो है वो पढ़े लिखे हैं और अपनी अपनी नौकरी करते हैं।
दोनों में तलाक हो चुका है और बेटा तो उनका ब्रिटेन चला गया, बहू जो है वो अपने मायके चली गई। तो इस तरह से ये एक पारिवारिक मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा है। देखते हैं कि इसका फैसला क्या आता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।